18,000 PSI तक जाता है, मीन्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल HPLC, वहां पे प्रेशर जा सकता है। तो अभी HPLC जो इंस्ट्रूमेंट है, देर आर टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, वन इज मॉड्यूलर एंड अदर वन इज इंटीग्रेटेड। तो मॉड्यूलर, ये जो वर्ड है हमने सुना है काफी बार, मॉड्यूलर किचन में हम लोग ये वर्ड सुनते हैं। मॉड्यूलर किचन में कैसा होता है कि जो आपका किचन का साइज है उसके हिसाब से फर्नीचर वो बना के वहां पे फिट करते हैं, राइट। और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड, या तो फिर रेडीमेड जो मार्केट में मिलता है, वो रेडीमेड साइज अवेलेबल होती है, उस साइज का ही आपको लाके फिट करना पड़ता है। वैसा ही HPLC मशीन के अंदर भी है। मॉड्यूलर HPLC के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो पंप आप ले सकते हैं, जो डिटेक्टर चाहिए वो ले सकते हैं, जो इंजेक्टर चाहिए वो ले सकते हैं, और उन सबका असेंबली करके जो आपका मशीन तैयार होगा, दैट इज अ मॉड्यूलर HPLC। सो उसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। सेकेंड टाइप इज इंटीग्रेटेड HPLC। इसमें क्या किया है कंपनी ने, पहले से जो पार्ट्स है उनको असेंबल करके रखा है, आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है। सो दैट इज इंटीग्रेटेड HPLC। उनका एक मॉडल है शिमाट्सू का LC2010, विच इज ओल्डर मॉडल, दैट इज इंटीग्रेटेड HPLC मॉडल। अभी जो हमने 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस देखे, आइसोक्रेटिक सिस्टम और ग्रेडियंट सिस्टम, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, या तो सेपरेशन के अंदर उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस डायग्राम में से आपको पता चलेगा। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट क्रोमेटोग्राम। अभी फर्स्ट क्रोमेटोग्राम में आपको क्या दिख रहा है, जो मिथेनॉल और वाटर है उनका प्रोपोर्शन है 60-40, मतलब 60% मिथेनॉल है और 40% वाटर है। अभी जब ये सेपरेशन हो रहा है, यू गेट फर्स्ट 4 पिक्स वेरी शार्प। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट 4 पिक्स मिले कैसे, काफी शार्प पिक मिले। लेकिन ये जो आगे के 2 पिक आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस 2 पिक्स, दे आर वेरी ब्रॉड, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। द पिक शुड बी सच अ शार्प पिक। क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपको ऐसे शार्प पिक ही मिलने चाहिए। ब्रॉड पिक मिल रहा है, इसका एक मेन रीजन है कि उनका रिटेंशन टाइम काफी ज्यादा है। मीन्स their interaction with the stationary phase is very very strong, and they are spending a lot of time inside the column, and they are eluting after a lot of time, so that their peak become broad। मतलब वो काफी देर तक कॉलम में से बाहर आ रहे थे, काफी देर तक वो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर रहा था, और वो सिग्नल आपके क्रोमेटोग्राम पे प्लॉट हो रहा था। तो वो जो पिक है वो कैसा बन जाएगा, ऐसा ब्रॉड हो जाएगा। आगे वाला पिक देखिए और ब्रॉड है, राइट। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये जो ब्रॉड पिक है आपको शार्प करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिटेंशन टाइम कम करना पड़ेगा। और अगर रिटेंशन टाइम कम करना है तो आपको आपका मोबाइल फेस का जो प्रोपोर्शन है उसको बदलना पड़ेगा। मोबाइल फेस के प्रोपोर्शन में आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, मिथेनॉल शुड बी इंक्रीज एंड वाटर शुड बी डिक्रीज। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके मोबाइल फेस को और ज्यादा नॉन पोलर बना रहे हो। You are increasing the methanol and decreasing the water, so you are making your mobile phase non-polar, more non-polar, right? So जैसे ही आप मोबाइल फेस को ज्यादा नॉन पोलर करते हो और मिथेनॉल 80 और वाटर 20 करते हो, तो ये जो 2 पिक काफी देर के बाद में इल्यूट हो रहे थे, उनका रिटेंशन टाइम काफी ज्यादा था, उनका रिटेंशन टाइम हो जाता है कम, क्योंकि अभी वो मोबाइल फेस के साथ में जल्दी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, मोबाइल फेस का पोलैरिटी भी कम कर दिया, तो वो जल्दी बाहर आ गया। वी गेट अ शार्प पिक। लेकिन देखिए जो पहले 4 पिक थे, वो जो पहले 4 पिक थे उनका भी रिटेंशन टाइम और कम हो गया, एंड दिस 4 पिक्स गॉट अ वेरी पुअर रिजोल्यूशन। उनका सेपरेशन ही नहीं हुआ। पहले पहले सेपरेशन हुआ था, देखिए बेस लाइन को टच हुआ, वी गॉट अ फ्लैट बेस लाइन, देन सेकेंड पिक, देन अ फ्लैट बेस लाइन, देन थर्ड पिक, देन अ फ्लैट बेस लाइन, एंड देन फोर्थ पिक। यहाँ पे हुआ है क्या, वो नहीं। यहाँ पे तो पिक मिक्स हो गए एक दूसरे के अंदर। सो दिस इज अ बैड सेपरेशन। तो इन 2 क्रोमेटोग्राम से हमें क्या पता चलता है कि जो फर्स्ट 4 कंपाउंड्स है, इन फर्स्ट 4 कंपाउंड के लिए 60-40 प्रोपोर्शन इज गुड, और ये जो लास्ट के 2 कंपाउंड है, जो तो 2 पिक है, उनके लिए 80-20 प्रोपोर्शन इज गुड। लेकिन हमने आइसोक्रेटिक में क्या सीखा, आइसोक्रेटिक में हमने सीखा कि जो ए और बी का प्रोपोर्शन हम शुरू में रखते हैं उसको हमें पूरे के पूरे क्रोमेटोग्राफी के दरमियान कांस्टेंट रखना पड़ता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो आइसोक्रेटिक में
ये दोनों आइसोक्रेटिक है। 60-40 इज सुटेबल फॉर दिस फर्स्ट फोर कंपाउंड और 80-20 सुटेबल फॉर दिस लास्ट टू कंपाउंड। मतलब आइसोक्रेटिक के अंदर इनका अच्छे से सेपरेशन हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं वहां पे ग्रेडियंट लेके आऊं जहां पे पहले जो मिथेनॉल है उसका प्रोपोर्शन कम रहेगा और वो ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा, सपोज पहले मैंने मिथेनॉल का प्रोपोर्शन रखा 60%, वाटर 40%, तो उससे क्या होगा, जो फर्स्ट फोर पीक है वो आसानी से रिजोल्व हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे वो फर्स्ट फोर कंपाउंड्स। और आगे चल के जैसे बी बढ़ रहा है, बी हो जाएगा 80%, तो ये जो लास्ट वाले दो कंपाउंड का रिटेंशन टाइम काफी ज्यादा था वो भी कम हो जाएगा और लास्ट में मुझे वो दो पिक्स मिल जाएंगे। सो ग्रेडियंट इज गुड फॉर सच अ काइंड ऑफ सेपरेशन, जहां पे आपके मिक्सचर में ऐसे कंपाउंड है जिनके लिए अलग अलग प्रोपोर्शन सुटेबल है सेपरेशन का। सो उस केस में आप ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट इल्यूशन। तो अभी आइसोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या है, मोबाइल फेज है, पंप है, देन देयर इज अ इंजेक्टर, ओके, column, detector. So isocratic is a very simple system with single pump. Simple system with one pump and one solvent reservoir. If more than one solvent is used, solvent should be premix. अगर मुझे एक दो सॉल्वेंट यूज करने हैं, लाइक वाटर एंड मिथेनॉल और वाटर एंड एसीटोन, तो उस केस में मुझे वो क्या करना पड़ेगा, पहले से दोनों सॉल्वेंट बॉटल में मिक्स करके रखने पड़ेंगे, तभी वो आइसोक्रेटिक हो सकता है दो सॉल्वेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज लो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम। अभी लो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम के अंदर एज आई मेंशन कि यहाँ पे ग्रेडियंट हो सकता है, लेकिन जो प्रेशर सिस्टम के अंदर वो कम रहेगा बिकॉज ऑफ सिंगल पंप। तो आप देखिए यहाँ पे चार बॉटल्स सिस्टम के अंदर कनेक्टेड है, ए बी सी डी। बाद में इन चार सॉल्वेंट्स में से जो सॉल्वेंट्स आ रहे हैं वो वहां पे क्या हो रहे हैं, मिक्सिंग हो रहा है उनका यहाँ पे, और मिक्सिंग के बाद में वो जा रहे हैं पंप की तरफ। सो पंप इज एक्चुअली डूइंग द सक्शन ऑफ दिस फोर सॉल्वेंट्स। यहाँ पे मिक्सचर हो रहा है, उनका मिक्सिंग हो रहा है, और ये मिक्स किया हुआ सॉल्वेंट आगे पंप क्या कर रहा है, इंजेक्टर की तरफ पंपिंग कर रहा है, देन इट गोस थ्रू द कॉलम एंड देन डिटेक्टर। सो अभी एक ही पंप है सिस्टम के अंदर और वो चार सॉल्वेंट को कंट्रोल कर रहा है, देन डेफिनेटली द प्रेशर इन द सिस्टम विल बी लो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, वन पंप यूज टू कंट्रोल फोर रिजर्वायर्स। मिक्सिंग जो हो रहा है वो पंप से पहले हो रहा है, एंड यहाँ पे जरूरत है आपको ऑनलाइन डीगैसर की। ऑनलाइन डीगैसर इज इंस्ट्रूमेंट विच एक्चुअली रिमूव द एयर बबल्स और डिजोल्व गैसेस फ्रॉम द लिक्विड। क्योंकि अगर एयर बबल इसमें रहा, एयर बबल मतलब अगर डिजोल्व गैसेस इस लिक्विड में रहे, तो जब भी ये लिक्विड्स मिक्स होंगे, मिक्सिंग के बाद वो डिजोल्व गैसेस इवॉल्व होंगे इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स। वो एयर बबल सिस्टम में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, आपके डिटेक्टर में जाएंगे, और जब वो डिटेक्टर में जाएंगे तो आपकी जो बेस लाइन है वो फ्लक्चुएट होगी, वो आपको स्टेबल नहीं मिलेगी। दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ गैसेस। तो उस डिजोल्व गैस को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, and that is done by the online degassing instrument. Third type of system is high pressure gradient system. अभी हाई प्रेशर उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके सिस्टम में जितने भी सॉल्वेंट है उन सॉल्वेंट को सेपरेट पंप से कनेक्ट किया जाता है, और वो हर एक पंप उस सॉल्वेंट को पंप करेगा और बाद में वो सॉल्वेंट मिक्स होंगे। तो जितने सॉल्वेंट उतने पंप। अगर पंप की संख्या ज्यादा होगी तो डेफिनेटली सिस्टम के अंदर प्रेशर भी ज्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द सिस्टम इज हाई प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम। अभी इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास में तीन सॉल्वेंट है, ए बी सी, एंड एवरी सॉल्वेंट इज कनेक्टेड टू सेपरेट पंप। तो पंपिंग होने के बाद में वहां पे वो तीनों सॉल्वेंट मिक्स हो रहे हैं मिक्सर के अंदर, देन दे आर गोइंग टू इंजेक्टर, देन इनटू कॉलम एंड देन इनटू डिटेक्टर। सो इसके अंदर जो ग्रेडियंट हम लोग कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, लो प्रेशर ग्रेडियंट के अंदर भी ग्रेडियंट कर सकते हैं, हाई प्रेशर में भी ग्रेडियंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हाई प्रेशर ग्रेडियंट वाला सिस्टम है उसके अंदर ग्रेडियंट की एक्यूरेसी काफी ज्यादा होगी, राइट। 2 to 3 पंप्स विल बी रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम, वन पंप पर सॉल्वेंट। और इसके अंदर ऑनलाइन डीगैसिंग की मतलब कंपलसरी जरूरत नहीं है, इट इज नॉट क्रिटिकल टू हैव अ ऑनलाइन डीगैसर हियर। ओके, सो एक जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा लो प्रेशर और हाई प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम के अंदर, दैट इज mixing. You can see the in the low pressure gradient system the mixing is happening before pump, and in high pressure gradient system the mixing is happening after the pump. In low pressure gradient system online degasser is necessary, in high pressure gradient system it is not critical.
So this is the structure of HPLC instrument. You can see this is the controller. Nowadays controller has become very small part, so company have fitted the controller inside the pump itself. You do not get the separate controller nowadays. Then there is a auto injector, that is auto sampler, from where the samples are automatically injected in the system. Then this is the pump, which is called as solvent delivery unit. Then this is the column oven, inside which the column is kept. Okay, and this is the detector. And of course, all these parts are controlled by a software. This is the new model of the machine, Prominence. You can see this is the rack changer, this is the auto sampler, then this is the pumps, then this is detector, and this is the column oven. And these are the solvent reservoir. Solvent reservoirs are kept in a solvent reservoir tray. And this is the low volume degasser at the top. So this is how the instrument look like. You can see clearly the difference in between isocratic system and a fully automated gradient system. So in isocratic system, you can see there is a single pump. This is the pump, single detector, and a column oven. And only one bottle is attached. So if you want to run water and methanol as a mobile phase, you have to pre-mix it and fill into the bottle. And you cannot change the proportion of A and B during the chromatography. In fully automated gradient system, you can see this is a high pressure gradient system. So you can see the pumps are there. 1, 2, and 3 pumps are there. Then this is the column oven. This is the auto sampler. And these are the detectors. So this is fully automated gradient system. Now when we talk about the pump, these pump have very sturdy performance. They have excellent solvent delivery performance, improved stability, improved durability, and they have space saving design also. Now let us understand how this pump work. What is the mechanism of pumping of the solvent from the pump? So basically in the pump, a pump head is present. This pump head, inside the pump head, there is a chamber. This is called as a chamber. The volume of this chamber is around 5 to 50 microliter. Then this piston like structure you can see here, which moves back and forth. This is called as a plunger. हे जे पिस्टन सारखं स्ट्रक्चर दिसतंय तुम्हाला याला म्हणतात प्लंजर. हे पुढे मागे मूव्ह होतं आणि याला पुढे मागे मूव्ह करण्यासाठी याला मोटर आणि कॅम जोडलेला आहे. दिस इज मोटर अँड दिस इज कॅम. सो मोटर फिरते त्यावेळेस कॅम या प्लंजरला पुढे लोटणार आहे आणि मोटरचं एक रोटेशन पूर्ण झालं की कॅम पुन्हा मागे येतो आणि तो प्लंजरला मागे घेऊन येतो. ओके. This black color part is called as plunger seal. आता when the plunger move back and forth, what can happen? जर हे सील इथं आपण रबरचं लावलं नाही तर हे जे लिक्विड या चेंबर मध्ये आहे, चेंबर मधलं लिक्विड या ठिकाणून त्या पिस्टनच्या सोबत, त्या प्लंजरच्या सोबत इथून काय होईल, लिकेज होईल. मग ते लिकेज होऊ नये त्यामुळे इथे काय बसवलेलं एक सील बसवलेलं आहे, रबर सील आहे, प्लंजर सील त्याला म्हणतात. अँड देन देर आर टू चेक वॉल. वन इज आउट चेक वॉल अँड वन इज इन चेक वॉल. आता if you see the design of this check valve, you can see this check valve cannot this two check valve can open on one side only. So this check valve can open in the outward direction, and this check valve can open in the inward direction, not in the outward direction, because of the narrow part. Because of this narrow part, this particular valve can open in the inside direction, and because of this narrow part, this check valve can open only in the outside direction. So what happened, whenever this piston moves forward, जेव्हा हे पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह करेल तर ह्या चेंबरमध्ये भरलेलं जे लिक्विड आहे त्या लिक्विडवर प्रेशर पडेल आणि ते लिक्विड या दोन्ही वॉलकडे जाईल. बट बिकॉज ऑफ प्रेशर दिस इन चेक वॉल विल बी क्लोज, बिकॉज यू कॅन सी when the pressure is applied on this in check valve, it is closed, and when pressure is applied on the out check valve, it actually open. So whenever the pressure is put on this liquid, it will go into outward direction towards the injector. Then again this motor will complete one rotation and this shaft or this piston will move backward. हे पिस्टन पुन्हा मागे येईल. मागे आल्यानंतर काय होईल, या ठिकाणी व्हॅक्युम क्रिएट होईल. व्हॅक्युम क्रिएट झाल्यामुळे हा जो वॉल आहे हा क्लोज होईल.
कारण हा बॉल खाली आल्यानंतर तो त्या नॅरो पार्ट मध्ये फसेल आणि हा वॉल क्लोज होईल. बट दिस इन चेक वॉल विल ओपन ऍक्च्युअली. आणि हा इन चेक वॉल ओपन झाला, हा कुठे कनेक्ट केलेला आहे? मोबाईल फेजच्या बॉटलमध्ये कनेक्ट केलेला आहे. So it will suck the mobile phase from the mobile phase reservoir, and that mobile phase will come inside the chamber. So your chamber will be filled with the mobile phase. And again, the piston will move forward. It will pump this mobile phase towards the injector in the outward direction. So this continuous back and forth motion of this piston or the plunger is actually pumping the mobile phase from the mobile phase reservoir towards the injector. That is what the mechanism of action of the plunger reciprocating pump. This pump is called as plunger reciprocating pump. Now, this plunger reciprocating pump consists of a small chamber in which the solvent is pumped by the back and forth motion of the motor driven piston. ऍडव्हान्टेज काय त्याचे? लो प्रेशर फ्लक्च्युएशन, म्हणजे ओव्हरऑल तुमच्या ट्युबिंग मध्ये, ओव्हरऑल सिस्टीम मध्ये प्रेशर मध्ये तुम्हाला खूपसं फ्लक्च्युएशन दिसणार नाही. And it is very easy to replace other solvents. So if you want to change the mobile phase, it is very easy to change the mobile phase by using this pump. डिसएडव्हान्टेज काय आहे? कधी कधी प्लंजर सील बदलवावं लागू शकतं, बिकॉज इट्स अ रबर पार्ट, इट बिकम हार्ड, then it crack, and because of crack, leakage can happen, and that's why sometimes you have to change the plunger seal. The next part is manual injector. Now manual injector is used for the injection of the sample. Generally 10 microliter or 20 microliter samples can be injected from this manual injector. Now this manual injector has two positions. One is inject position, another one is load position. So if you rotate this knob, this is the knob, this is the knob, and if you rotate this knob to the clockwise direction, it turns into the inject position. If you rotate into the anti-clockwise direction, it turns into the load position. Now this injector is also called as Riodyne manual injector. So when you actually want to insert the sample or inject the sample, you have to follow this protocol. Initially, your knob is on the inject position. You have to insert the syringe here. This is the needle port. In this needle port, the syringe has to be inserted. Then turn the knob to load position. Then load your sample, means inject your sample, and then again turn the knob to inject position. And then remove the syringe and wash the injection port. So this is what happened inside the manual injection system. Now suppose this right hand side diagram you can see here, this right hand side diagram indicate the inject position. So while the knob is in inject position, the solvent coming from the pump is actually going into loop of the manual injector, and from the loop it is going to the column. So we don't want to inject the sample into the flowing mobile phase, because that will carry your sample in parts towards the column. That is not acceptable. We want to inject our sample in a one go at the column. So what do? We simply rotate this knob to load position. Now you can see, once you rotate the knob to load position, what happened? The line which is coming from the pump, it is disconnected from the loop. Can you see? Earlier it was going into the loop, and from the loop it is going to column, right? But when you turn the knob to load position, this line coming from the pump, it is disconnected from the loop and it is directly going to the column. So this is the position where you load your sample up. Now, if you load your sample here, what will happen? That sample will goes into the loop, right? And when you again turn the knob to inject position, the mobile phase from the pump will enter into the loop. अभी लूप के अंदर आपका क्या है? सैंपल है. मतलब मोबाइल फेज जो फ्लो होगा लूप के अंदर से, उसके सामने आपका सैंपल होगा और आपके सैंपल को पुश करके उसको लेके जाना पड़ेगा कॉलम के अंदर. So this is how the manual injection system work. But in companies where they have to analyze hundreds or thousands of sample in a single day, they don't use manual injector, but instead of that, they use this kind of auto sampler or auto injectors. Can you see this tray here? In this tray, the vials are kept. Generally around 1.5 ml vials are kept. The vials are they are having caps and rubber septum with them, and you fill your sample into this vial. And from the computer software, you can control which vial sample has to be injected. Okay, you can give the preference also. So what will happen? This auto injector will take one vial, then
it will kept into one position from where the injector syringe or injector needle will pierce through the septum. It will take up the sample and it will inject into the system. So there is no need of manual intervention during the sample injection. You just fill the bottles in this. You just fill the bottles with the sample, kept it into tray, put that tray into auto sampler, and rest of the job of the sample injection will be done by the auto injector. So they are time saving. In less amount of time, we can do large amount of analysis. This is again auto injector. And with the help of auto injector, your total chromatography time can be reduced because this SIL20A model of the auto sampler of the Shimadzu company, they says that they have the fastest auto sampler or auto injector in the world. So the single cycle time of the chromatography can be reduced to 1 minute. Within 1 minute, you can see four analyte molecules from the mixture got separated and we got the pick. Immediately within next 10 seconds, next sample will be injected and you get the next four picks. So these are 1 minute chromatography cycles that can be performed with the help of auto sampler. Then comes column oven. Now, in the room, the temperature may vary during the daytime. In the morning, when you come, the temperature is low. In the afternoon, again, the temperature rises. So that is going to affect the separation. If you do not keep your column in the column oven, if you simply keep the column open in the room, then column temperature will vary according to the room temperature, and that will affect your separation also. So if you want to get the repeatable result, if you want to get the same retention time every time, then the column temperature should be constant. And that can be done by keeping the column inside the column oven. Now there are few column ovens which can only increase the temperature of the column, like this model CTO20A. It can only increase the column temperature up to 85 degree. But there are some column ovens which can also decrease the column temperature below room temperature. So they have cooling capacity also. Okay. Then detectors. So there are a variety of detectors present in HPLC. If you remember the flow diagram of HPLC, we saw that initially there is a mobile phase, then there is a pump, then there is an injector, then there is a column. Column is kept inside the oven, and finally there is a detector part. So there are a variety of detectors are available in the HPLC. Like UV visible detector is there, that is ultraviolet light and visible detector. Then PDA detector is there, photodiode array detector. RF, that is fluorescence detector is there. Then CDD, conductivity detector is there. RID, that is refractive index detector. ECD, that is electrochemical detector. Evaporative light scattering detector, which is called as ELSD, and mass spectrometer detector. There are different types of detector, and every detector have a different application also. So first, UV visible detector. Now, UV visible detector is very similar to your UV visible spectrophotometer. It works on Beer's and Lambert's law, where the absorption is directly proportional to the analyte concentration and path length, right? So A is equal to epsilon CL. Epsilon is your molar extinction coefficient or molar absorptivity. C is analyte concentration, L is path length. So path length is kept constant, and for particular molecule, the molar absorptivity is also constant. So that absorption is only dependent on the analyte concentration, right? Now, when you use UV visible detector at that time, you must know the lambda max of the sample because you have to set the wavelength. जैसे हम लोग कभी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे किसी चीज का अगर रीडिंग लेना होगा, उसका वेवलेंथ कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? हम लोग पहले उसका लैम्बडा मैक्स निकालते हैं, एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा निकालते हैं। तो उसको आपको स्पेक्ट्रा लेना पड़ेगा, स्पेक्ट्रा लेके आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द लैम्बडा मैक्स, एंड दैट वेवलेंथ कैन बी देन सेट इनटू द इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का जो लैम्बडा मैक्स है वो दो पिक दिख रहे हैं आपको, 208 और 275। सो ऑलवेज go for the higher wavelength. Do not choose the wavelength which is near to 200, because at that low wavelength the background absorption is very high. Now what is background absorption? Background absorption is the absorption by the impurities in the mobile phase or the absorption of the light by mobile phase itself. तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? We just want the absorption of our sample molecule. तो यहाँ पे जो है
कि उस कंपाउंड का दो अलग अलग वेवलेंथ पे क्रोमेटोग्राफी किया गया। एक किया गया 275 पे, एक किया गया 208 नैनोमीटर पे। तो आप देखिए कि 275 वाला जो क्रोमेटोग्राफी है, इट इज वेरी स्मूथ, इट जस्ट हैव अ सैंपल पिक, अ सिंपल वेरी स्ट्रेट बेस लाइन। लेकिन जो 208 पे किया है, आपको दिखाई दे रहा है बेस लाइन में कभी कभी नीचे स्पाइक आए, दिस इज स्पाइक, दिस इज स्पाइक, दिस इज स्पाइक, और जो लास्ट वाला पिक है वो स्प्लिट हो गया है। सो इससे हमें पता चलता है कि विच वेवलेंथ इज बेटर फॉर द क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें पता चल रहा है कि 275 इज बेटर वेवलेंथ। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है यू विजिबल डिटेक्टर के? इट इज हाईली सेंसिटिव, इट इज रिलेटिवली रोबस्ट टू टेम्परेचर एंड फ्लो रेट फ्लक्चुएशन, इट इज कंपैटिबल विद द ग्रेडियंट इल्यूशन आल्सो। डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे आप लोग ऐसे ही कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन कर सकते हैं जो यूवी लाइट या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एडिशनल फंक्शन इसमें दिया है अभी नए वाले में कि ड्यूअल वेवलेंथ मोड आता है, मतलब आप दो वेवलेंथ वहां पे सेट कर सकते हैं। वेवलेंथ टाइम प्रोग्राम मोड है, मतलब जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे क्रोमेटोग्राफी आगे बढ़ेगा आपका वेवलेंथ भी चेंज होगा। एंड वेवलेंथ स्कैन मोड इज देयर। बाद में आता है आपका फोटो डायोड एरे डिटेक्टर, दैट इज पीडीए डिटेक्टर। अभी इसमें क्या होता है, जैसे यूवी विजिबल डिटेक्टर में लाइट सोर्स के आगे आपका फिल्टर है या तो फिर प्रिज्म है, जिसमें से सिर्फ एक सिलेक्टिव वेवलेंथ जो आपने पहले सिलेक्ट की थी इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर में, वो सिलेक्टिव वेवलेंथ आपके सैंपल सेल में से जाएगी और अब उसका एब्जॉर्बेंस डिटेक्ट होगा। एक्चुअली ट्रांसमिटेंस डिटेक्ट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्बेंस। लेकिन पीडीए डिटेक्टर में देखिए कोई भी फिल्टर नहीं, या तो कोई प्रिज्म भी नहीं है। तो आपका सारा का सारा जो लाइट है यूवी प्लस विजिबल, अभी यूवी लाइट का जो सोर्स होता है वो होता है ड्यूटेरियम लैम्प, दैट इज D2, और विजिबल लाइट का सोर्स है आपका व्हाइट लैम्प या तो हैलोजन लैम्प। तो सारा का सारा लाइट आपका सैंपल सेल में से जाएगा, इट विल इम्पार्ट ऑन द ग्रेटिंग डिवाइस, और वो ग्रेटिंग क्या करेगा, जो आपका पूरा लाइट आ रहा है वो वेवलेंथ वाइज सेपरेट करके वो रिफ्लेक्ट करेगा। एंड देन दैट रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली comes on the photodiodes. Diodes are electronic component usually used on the PCBs like resistance, transistors. Diode is also one of the electronic component. But these diodes are special. They're photodiodes, so they can detect the light energy and they convert that light energy into the electrical signal. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो वेवलेंथ वाइज सेपरेट हुआ लाइट है, वो यहाँ पे जो डायोड्स बिठाए हैं, दिस डायोड्स आर ऑलमोस्ट अराउंड 512 डायोड्स, 512 डायोड एक लाइन में उनको बिठाया है, इसके लिए उसका नाम है फोटो डायोड एरे। सो क्या होगा कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सैंपल विच इज एब्जॉर्बिंग द लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर। तो आपका जो सैंपल है वो कौन सा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, 400 नैनोमीटर वाला। तो 400 नैनोमीटर वाला जो लाइट है एब्जॉर्ब होने के बाद में उसका ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगा। ट्रांसमिटेंस कम होगा तो वो जो लाइट इस डायोड पे गिरेगा, this diode will detect the less amount of light and it will convert it into less amount of electrical signal, and that will be plotted on the graph। लेकिन अभी उसके पास में सारा का सारा डेटा आ जाएगा, मतलब 190 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक उसके पास में सारा एब्जॉर्बेंस का डेटा है। मतलब जो भी सैंपल आपका यहां से फ्लो होगा उसका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो डायोड डिटेक्टर। यहाँ पे आपको वेवलेंथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले आपको जिस भी वेवलेंथ पे क्रोमेटोग्राम देखना है उस वेवलेंथ पे आप देख सकते हैं, बिकॉज इट हैज ऑल द डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम 180 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। तो आपको वहां पे 3D डेटा मिलता है। एक एक्सिस पे है आपका टाइम, दूसरे एक्सिस पे है आपका एब्जॉर्बेंस, और तीसरे एक्सिस पे आपका वेवलेंथ। तो ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको, रेड वाला इज अ क्रोमेटोग्राम, राइट? यू गॉट द 3 पिक। जैसे ही आप इस पिक पे क्लिक करते हैं आपको उस पिक के अंदर जो सैंपल मोलेक्यूल है उसका स्पेक्ट्रा भी दिखाई देने लग जाता है। तो उसके पास में स्पेक्ट्रा का भी डेटा आ जाता है। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ 3D डेटा। यूजुअली यूवी विजिबल डिटेक्टर में आपको 2D डेटा ही मिलेगा, टाइम वर्सेस एब्जॉर्बेंस, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम है, एब्जॉर्बेंस है, उसके साथ में स्पेक्ट्रा भी है। दैट मेक्स फोटोडायोड एरे डिटेक्टर वेरी स्पेशल। और इसका एक काफी अच्छा यूनिक एप्लीकेशन है कि आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रा। जैसे कि इस क्रोमेटोग्राम में दिखा है कि पहले एसिटोनाइट्राइल 30 था, 30% और वाटर 70% था। तो जो पिक आए, पहला पिक था एसिडिक एसिड का, दूसरा पिक था बेंजोइक एसिड का, तीसरा पिक था नाइट्रोबेंजोइक एसिड का। अभी जो
प्रपोर्शन है एसिटोनाइट्राइल और वाटर का वो चेंज किया, 15:85 किया, तो वी गॉट 3 पिक्स। बट व्हाट इज द ऑर्डर, मतलब पहला पिक एजिलिक का ही है, दूसरा पिक बेंजोइक का ही है और तीसरा पिक नाइट्रोबेंजोइक का है, वे कैसे पता चलेगा? मतलब उनका सिर्फ रिटेंशन टाइम चेंज हुआ है क्या उनका ऑर्डर भी चेंज हुआ है? तो उसको आपको पता करने के लिए आपको उसका स्पेक्ट्रा देखना पड़ेगा। तो जब ये पहले इल्यूट हुआ था 1 2 3, तो उसका ये वाला स्पेक्ट्रा है 30 70 पे, दिस इज द स्पेक्ट्रा। तो पिक से पता चल रहा है कि पहला पिक है एसिलिक एसिड का, स्पेक्ट्रा से पता चल रहा है कि जो सेकंड पिक है। हाँ, जो सेकंड पिक है बेंजोइक एसिड का, थर्ड पिक है नाइट्रोबेंजोइक एसिड का। लेकिन जो सेकंड वाला इल्यूशन हुआ है 15 एसिटोनाइट्राइल 5 वाटर का, उसके अंदर देखिए द फर्स्ट पिक द फर्स्ट मैचिंग विद एसिलिक एसिड एंड सेकंड पिक इज मैचिंग विद एसिलिक एसिड। मतलब सेकंड वाले इल्यूशन में जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है। पहला पिक आया है बेंजोइक एसिड का, दूसरा एसिलिक एसिड का और तीसरा वो नाइट्रोबेंजोइक का ही है। तो ये कैसे पता चला? ये पता चला हमें स्पेक्ट्रा की वजह से। एंड दैट स्पेक्ट्रा कैन बी वी गेट ओनली इन अ पीडीए डिटेक्टर, नॉट इन अ यू विजिबल डिटेक्टर। उसमें हम लोग प्यूरिटी भी चेक कर सकते हैं कि मेरे जो पिक आया है उसके अंदर वो सिंगल कंपाउंड का पिक है या वो 2 3 कंपाउंड का पिक है। दैट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड। सो एडवांटेजेस क्या क्या है? यू कैन एनालाइज सैंपल साइमल्टेनियसली एट मेनी डिफरेंट वेवलेंथ। आपको उसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा भी मिल जाता है सैंपल का, उसकी वजह से आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आप पिक प्यूरिटी चेक कर सकते हैं। एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ मेनी कंपाउंड कैन बी स्टोर्ड इन योर सिस्टम ऑल्सो, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रा लाइब्रेरी बोलते हैं। सो उसकी वजह से क्या होगा? कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो possible. And it is also relatively robust to temperature and flow rate fluctuation. It is compatible with the gradient also, but it is less sensitive as compared to U visible detector. बाद में आता है आपका फ्लूरोसेंस डिटेक्टर। अभी यहाँ पे कौन से कंपाउंड डिटेक्ट होंगे? द कंपाउंड्स विच शोज फ्लूरोसेंस एक्टिविटी, मतलब द कंपाउंड्स विच कैन एब्सॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इमिट लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ऐसे कंपाउंड यहाँ पे डिटेक्ट होंगे। So its sensitivity is much more higher than UV visible detector, but selectivity is also higher. Why? Because of relatively few compounds have fluorescence ability. It is also compatible with the gradient illusion. बाद में आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। अभी रिफ्रैक्शन एक कंसेप्ट हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि ये बीकर जो है, समझो बीकर में आपने पानी लिया, उसके अंदर ग्लास रॉड डाला, तो पानी के अंदर जो रॉड है उसका आपको एंगल अलग दिखता है। स्लाइटली वो जो रॉड है वो आपको बेंड हुआ हुआ दिखता है। Why it happens? This happens because of change in medium. जो पानी से बाहर वाला रॉड है उसमें जो लाइट का मीडियम है वो है एयर, और जो पानी के अंदर से लाइट आ रहा है उसके अंदर मीडियम चेंज हो गया, वो हो गया वाटर या कोई लिक्विड। तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। सेम प्रिंसिपल कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन पर्पज। सो यहाँ पे दो सेल रहते हैं, रेफरेंस सेल एंड सैंपल सेल। रेफरेंस सेल के अंदर मोबाइल फेज फिल किया होता है और सैंपल सेल के अंदर से मोबाइल फेज और सैंपल आपके फ्लो होते रहते हैं। तो अगर रेफरेंस सेल में भी मोबाइल फेज है और सैंपल सेल में भी मोबाइल फेज है, एट दैट टाइम द लाइट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन एंड इट विल बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। लेकिन जैसे ही सैंपल मोलिक्यूल आपके कॉलम में से बाहर आता है और वो डिटेक्टर के अंदर जाता है, तो यहाँ की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ये सैंपल वाले पार्ट की। और जैसे ही लाइट रेफरेंस में से गुजर के सैंपल वाले सेल में आएगा तो वो उसका जो एंगल है वो बेंड होगा एंड इट विल बी डिटेक्टेड बाय अनदर डायोड। सो दूसरा वाला डायोड जब एक्टिवेट होगा तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करके कंप्यूटर की तरफ भेजेगा और वो पिक आपको दिखाई देगा। सो दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। नाउ दिस डिटेक्टर रिस्पॉन्ड्स नियरली ऑल सॉल्यूट्स। इट इज अनअफेक्टेड बाय द फ्लो रेट। इसका एक डिसएडवांटेज है कि इट इज नॉट एज सेंसिटिव एज मोस्ट अदर टाइप ऑफ डिटेक्टर, और ये ग्रेडियंट के साथ में आप यूज नहीं कर सकते हैं। सो देखिए, अभी शुगर जो है वो यूवी लाइट भी एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो फ्लोरोसेंस भी नहीं करती है, लेकिन उसका डिटेक्शन हम लोग आरआईडी डिटेक्टर से कर सकते हैं। ये जो सारे पीक है वो शुगर्स के हैं, ग्लिसरॉल, जाइलोस, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, मैनोज, लैक्टोज, लाइक दैट। बाद में आता है आपका कंडक्टिविटी डिटेक्टर। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, यू कैन सी हियर। ये जो दो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर से आपका जो सैंपल है वो फ्लो हो रहा है, मोबाइल फेज और सैंपल। तो जैसे जैसे मोबाइल फेज फ्लो हो रहा है तो आपका जो
वोल्टेज है दो इलेक्ट्रोड का, वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई चार्ज आयन, चार्ज स्पेसीज, चार्ज मॉलिक्यूल उसमें से पास होगा, तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगा मीडियम का, और वोल्टेज में आपको चेंज दिखाई देगा। सो यहाँ पे आप क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, निगेटिवली चार्ज आयन या ऑर्गेनिक एसिड्स, उनका डिटेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी डिटेक्टर. So it respond to ionic compound and suitable for ion chromatography. It is highly sensitive for low concentration range. Disadvantage उसका है sensitive to fluctuations in solvent flow and mobile phase composition and not compatible with the gradient illusion. Application उसका आएगा आपका ion exchange chromatography के अंदर, जहाँ पे आप anion exchange column या cation exchange column यूज करेंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयोनिक स्पेसीज. ओके, बाद में आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर. सो इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर उस उन केमिकल कंपाउंड्स के लिए अच्छा है जो इलेक्ट्रो एक्टिव है. इट हैज एक्सेलेंट सेंसिटिविटी फॉर लो कंसंट्रेशन रेंज आल्सो, लेकिन ये कॉम्पेटिबल नहीं है ग्रेडियंट के साथ में. फॉर एग्जांपल कैटेकोलामाइंस वी कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर लाइक नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामाइन. इवन अमीनो एसिड्स कैन आल्सो बी detected with the help of this electrochemical detector. Then comes evaporative light scattering detector, which is called as ELSD. अभी ELSD डिटेक्टर के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं. वन इज नेबुलाइजर, इवेपोरेशन एंड डिटेक्शन. सो आपका मोबाइल फेज जैसे ही आएगा इसके अंदर, एक नेबुलाइजिंग गैस क्या करेगा, उसका मिस्ट बना देगा. मिस्ट मतलब वेरी टाइनी लिटिल ड्रॉपलेट्स विल बी प्रोड्यूस, जिसके अंदर आपका सैंपल भी है और उसके सराउंडिंग आपका मोबाइल फेज भी है. दिस इज कॉल्ड एज नेबुलाइजेशन. अभी नेबुलाइजेशन से होते हुए वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है, इट कम्स इनटू हीटर, और जो हीटिंग ट्यूब में से पास होंगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द मोबाइल फेज विल इवेपोरेट, मोबाइल फेज का इवेपोरेशन हो जाएगा. और जो आपके सैंपल मोलिक्यूल है विच आर शोन इन येलो कलर हियर, दो सैंपल मोलिक्यूल विल पास थ्रू द लाइट सोर्स, और वो सैंपल मोलिक्यूल्स लाइट का स्कैटरिंग करेंगे. द सेम थिंग दैट इज डन बाय द डस्ट पार्टिकल्स इन द स्काई. जैसे वो सनलाइट डस्ट पार्टिकल पे पड़ता है अपने एटमॉस्फेयर में आके, तो वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, ब्लू कलर का लाइट स्कैटर करते हैं, तो उसके लिए हमें वी सी द स्काई एज अ ब्लू इन कलर. सिमिलरली यहाँ पे जो सैंपल मोलिक्यूल आएंगे वो लाइट को स्कैटर करेगा, और स्कैटरिंग ऑफ द लाइट विल बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर, इट विल सेंड अ सिग्नल टू द कंप्यूटर. सो ये स्कैटरिंग का जो फिनोमेनॉन है या स्कैटरिंग की जो प्रॉपर्टी है वो हर एक कंपाउंड को है. एंड दैट इज व्हाई इवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल डिटेक्टर, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का डिटेक्शन हम लोग यहां से कर सकते हैं. एप्लीकेशन इसका फूड में है, केमिकल इंडस्ट्री में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है. देन मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर, यहाँ पे आपको एक इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर एक खासियत है कि आप कंपाउंड का मोलिकुलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई भी आप कर सकते हैं मोलिक्यूल को. ओके, सो आई थिंक आई विल शो यू द इंस्ट्रूमेंट directly. I will stop the presentation because a lot of slides are still remain, but and time doesn't permit me to go through all the slides. Instrument. This is our HPLC instrument at the lab. As you can see, diagram में हमने जैसे देखा था. So this part is a detector. This is the PDA detector. Then these two are the pumps. ये जो दो है पार्ट वो पंप है. And then this is the column oven, and this is mobile phase reservoir, and that is controlled by a computer system. This is the high pressure gradient system that we just discussed. High pressure means it has two pumps for the two separate solvents. So you can say this is the organic solvent methanol, this one is water, and it is connected to two pumps. As I mentioned, this is the A pump which is connected to water, and this is the B which is connected to organic solvent. Okay, and the plunger reciprocating pump that we discussed, we have this two plunger reciprocating pump. This is the check valve or the drain valve that we use for the purging purpose. Similarly, here also there are two plunger reciprocating pump, and this one is a PDA detector. As you can see, this is a diode array detector, and this is the flow cell through which the sample actually comes inside the flow cell,
Inside the flow cell, that is transparent in nature, from where the light is passing through your sample and is detected by the detector. And this is the manual injector. As I mentioned, there are two positions. You can see inject and load. Normally it is in the inject position. You insert the syringe here, then turn the knob to load position, load your sample, and again turn the knob to inject position. And this is the column oven, inside which the column is actually kept. So this is the stainless steel column. You can see this is a 25 centimeter column, which is a C18 column, bonded phase silica that I mentioned. You can keep two columns inside this column oven, and the temperature of the column is maintained. And from this it goes into the detector, and from detector it comes into the waste bottle. So we don't have a fraction collection system. So that's why all the samples goes into waste.